मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा। हम और सिंध की हुकूमत मिल के डाकुओं को खत्म करेंगे। हमने कभी गैर जमहूरी इकदाम नहीं की, माजरत उनको करनी चाहिए। हमने कोई दरखास्त दी है कि हमें वापस लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन हज़रात इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जवेद इकबाल के हमरा खुश आमदीद कहता है। आज जिन 4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, सबसे पहली बात हम करेंगे बिलावल भुट्टो ने 1991 के आबी मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जो बात है और जो दूसरा मौजू है वो है कि गवर्नर राज नहीं होगा, मदाखलत नहीं होगी। शेख रशीद ने अभी कराची में जाके कहा, कल तक उनके मिजाज में कुछ और बात थी, आज उनका मिजाज कुछ ग़ालिबन और लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ़लस्तीन में क़याम अमन के हवाले से जो मुस्लिम उम्मा में थोड़ी सी हलचल मच रही है और कुछ बात कर रहे हैं, आपस में मुलाकातें कर रहे हैं और अच्छे लफ्ज़ों को चुनाव कर रहे हैं और अच्छी नीयत का ऐलान कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आखिरी स्टोरी जो है हमारी वो मौलाना और मरीम का माफ़ी पर इसरार है और पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम किसी किस्म की माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमने कौन सी दरख्वास्त लिख के दी है PDM को कि हमें इजलास में बुलाया जाए। मैं सबसे पहले बिलावल भुट्टो के बयान पर बात करना चाहता हूँ। देखें, बात यह है, सियासत अपनी जगह होती है, सियासत करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक भी है कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन जिस मुल्क के अंदर 1973 का आइन मौजूद हो और पानी के मसाइल को तय करने के लिए 1991 जैसा वाटर रिकॉर्ड मौजूद हो, मैं समझता हूँ उसको नहीं छेड़ना चाहिए। अगर इनमें से दोनों में से कोई चीज़ भी हमने छेड़ी तो वफाक मुतासर होगा। जब वफाक मुतासर होगा तो खलफशार बढ़ेगा। पहले ही हम बैरूनी खलफशार का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, हिंदुस्तान का जो हमारे साथ रवैया है, हमारे अपने मुल्क के अंदर जो इक़्तिसादी मामलात हैं, जो हमारे पर दबाव है, हम एक और मसला पैदा खड़ा कर दें, हम एक और ऐसी इशू को ले आएँ जो कि आवाम को आपस में लड़ा दे। ये भड़काने वाली बातें हैं, ये सूबों के दरमियान नफ़रत को जन्म देंगी अगर ये बातें हमने की। अब सवाल है कि 1991 के वाटर रिकॉर्ड के बारे में आज इन्होंने कहा है आबी मुआहदा मुस्तरद करते हैं, जब बना वो दुरुस्त नहीं थे, जिन लोगों ने बनाया वो सिलेक्टेड थे। भाई, आप इसके बाद कितनी दफ़ा वफाक में हुक्मरानी में आए, आप कितनी दफ़ा सूबे में हुक्मरानी में आए, तब आपको ख्याल क्यों नहीं आया? ये यकदम क्या हो गया कि आप इस हद तक चले गए? अगर पानी का मसला है तो उसका तरीक़ाकार तयशुदा है कि आप CCI में जा सकते हैं। अगर आपको कोई इख्तलाफ है और आप समझते हैं कोई ज़्यादती कर रहा है, इरसा को कोई अफसर ज़्यादती कर रहा है, पहले तो बात है कि इरसा के किसी अफसर के पास इतनी ताकत होनी नहीं चाहिए कि वो किसी सूबे के साथ ज़्यादती करे, सूबे की फसलों को नुकसान पहुँचाए, उसके लोगों को पीने के पानी से महरूम करे। ये नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है ना कि आप उसको रिविज़िट कर सकते हैं। आप मुस्तरद करने और रिविज़िट करने में फ़र्क है। मैं एक चीज़ को मुस्तरद कर देता हूँ वो और चीज़ है, मैं एक चीज़ के लिए रिविज़िट करता हूँ और चीज़, और रिविज़िट मौजूद है। आइन इजाज़त देता है ऐसे सूरत हाल में रिविज़िट की। आप रिविज़िट करें और लोगों को कन्विंस करें कि आप रिविज़िट क्या करना चाहते हैं। जो पानी को तकसीम का मुआहदा हुआ कि इतने फ़ीसद आपको पानी मिलेगा खरीफ में, इतने फ़ीसद आपको रबी में मिलेगा, जब फ्लड आएगा तो उसका इतना पानी आप लेंगे, जब फ्लड नहीं होगा तो इतना पानी आप लेंगे, तो इसमें तजवीज़ पेश करें ना। ऐसे तो नहीं है ना कि आप मुस्तरद कर दें। मुस्तरद एक बड़ी बात है और मुस्तरद जब करेंगे, जो रज़ा रब्बानी साहब ने कहा, वो कहते हैं 1945 का जो मुआहदा है वो करें। भाई, 1945 का मुआहदा पंजाब और सिर्फ सिंध का था, ये वफाक के चारों इकाइयों के दरमियान मुआहदा है। ये भी तो देखें ना आप, 1945 का मुआहदा और है, उसके पाकिस्तान मुल्क नहीं था। तो इसको समझने की ज़रूरत है, जज्बाती बात ना करें। देखें ना, इस तरीके से दिलों में कदूरतें जन्म लेती हैं। और हमारे मुल्क में आपको पता है कि ऐसी सूरत हाल है कि जो हमारा दुश्मन है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है, आप नहीं कार कर सकते। तो जावेद, बात पता क्या, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और मैं समझता हूँ जब मुल्कों को आगे जाना होता है या मुल्कों में जब इत्तेहाद हो तो इस तरह की बातें नहीं होती। और जो लीडरशिप का काम होता है वो मुल्कों को, कौमों को और इकाइयों को इकट्ठा लेकर चलते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने आप को एक फेडरेशन की अलामत के तौर पर इमर्ज हो रहे थे और आपने देखा होगा हर विद एवरी पासिंग डे उनकी पॉपुलैरिटी और उनको एज ए नेशनल लीडर के तौर पे सराहा जा रहा था। लेकिन आज की स्टेटमेंट ने कुछ थोड़ा सी तकलीफ़ दी है। बुनियादी तौर पे मसला क्या था? मसला ये था कि इस दफ़ा थी पहाड़ों पर जब बर्फ़ कम थी तो गर्मी भी लेट आई, गर्मी जब लेट आई तो पानी भी लेट, पानी की भी कमी हो गई। तो जब पानी की कमी आई तो पंजाब ने सिंध को कहा
इरसा में बैठ के कि भाई आप अपनी फसलों का आपका टाइम है जो इसकी कॉटन की सोइंग का, तो आप पानी हमारे हिस्से का भी ले लें और जब हमारा टाइम आएगा हमें दे दें। और जब इसने पंजाब ने अपने हिस्से का पानी लिया उस वक्त ये सारा मामला खड़ा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि इरसा एक आपस में तमाम सूबों ने बैठ के 1991 में एक बॉडी बनाई थी और किसी ने कोई हेरा फेरी नहीं की है। देखने की चीज़ है, सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी ही हुकूमत से पूछना चाहिए पंजाब में, सिंध में सॉरी, कि जनाब आली जो आपने इस दौरान 1.5 महीने के दौरान जितना पानी तकरीबन 25,000 क्यूसिक फीट के करीब पानी समुंदर में गया है, पहले उनसे तो पूछे वो क्यों गया, ज़ाया क्यों किया आपने, एक। और दूसरी चीज़, इस पूरे टाइम के दौरान सिंध को सिर्फ 7% पानी कम मिला है जबकि पंजाब को 16% पानी कम मिला है। तो ये फिगर्स हैं, ठीक है, ये सिस्टम के तहत रन हो रहा है, इसमें कोई किसी का हक नहीं मारता। और जो आपने फेडरेशन की बात की, बिल्कुल 100% पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता इस तरह के इख्तलाफाती बयानात का, और सिर्फ और इरसा का दायरा मौजूद है। और एक चीज़ ऐड कर दूं, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है इरिगेशन पंजाब सिंध के मिनिस्टर के साथ, और उसके बाद उनके जो ऑब्जर्वेशन थी सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन इरसा को अपने पास बुलाया और होपफुली इंशाल्लाह कल तक ये मामला जब इससे पहले कि अंजुम बात करें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जब इसका हल मौजूद है, सूबों के दरमियान अगर इस इशू पे इख्तिलाफ रहे तो उसके लिए एक इदारा मौजूद है, वो है मुश्तरका मुफादात की, उससे रब्ता करना चाहिए, जाए बजाय अखबारात में बयान दें। मेंबर्स बैठे हुए हैं, मैं नहीं, अखबारात में बयान देने की बजाय उसमें जाए। दुनिया में ऐसा हो, हिंदुस्तान आप ऐसा मुल्क है, उसके सूबों के दरमियान में बहुत जब पानी के शदीद तरीन इख्तिलाफात है वो अदालतों में चले जाते हैं। हमारे पास तो ये अपना मुश्तरका मुफादात की कौंसिल है। जी हाँ, देखो, एक तो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल जो है वो इस लिमिट को क्रॉस करेंगे, क्योंकि बिलावल अपने आप को पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन ये जो पानी की बात है, इससे आगे अगर वो ले गए तो अभी जो सूरत हाल ये है कि जो 1991 का जो फार्मूला है पानी की तकसीम का, उस पर जो पंजाब के अंदर बहुत मज़ामत है। पंजाब के जो काश्तकार हैं उनका कहना है कि पंजाब के साथ ज़्यादती हुई है, सिंध ने ज़्यादती की है, ये मौजूद है। पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम है और ये इरसा पे और उस वक्त की हुकूमत पे और नवाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम था कि उसने पंजाब के साथ ज़्यादती की है। और उसके अंदर जो है वो कालाबाग डैम का इशारा भी मौजूद था, इसलिए नवाज शरीफ ने कहा कि हमने इसलिए दिया। लेकिन पंजाब के अंदर बड़ी मज़ामत है। अगर 91 का अकॉर्ड मनसूख किया गया तो नया अकॉर्ड जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अगर मुझे पता है तो ये हम सबको भी पता है, तो ये बिलावल को भी पता है, बिलावल इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। असल बात यह है कि एक जो सिंध का जो नेशनलिज्म है और सिंध की पॉलिटिक्स आपस में गड़बड़ है। सिंध जो पानी जो है वो सिंध के नेशनलिज्म का हिस्सा है। दूसरा सिंध के नेशनलिज्म का हिस्सा है कराची को सूबा ना बनाना, और तीसरा है तेल और गैस की तकसीम। ये 3 पिलर हैं सिंधी पॉलिटिक्स के और सिंधी नेशनलिज्म के, जहाँ 1945 की ना वो 1945 वाला पानी मौजूद है, ना वो 1945 वाले इलाके मौजूद है, ना वो 1945 वाला माहौल मौजूद है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 1991 के माहदे पर हमला नहीं करेगा, और ये कहना कि सीक न्यू वाटर रिकॉर्ड, और ये कहना कि अनवाइबल फॉर द लॉन्ग टर्म, ये कहना कि शॉर्ट एंड द मीडियम टर्म पे हमें सोचना चाहिए, ये कहना कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने इसको बनाया था और उसने कहा कि अब हम इसको मानते नहीं हैं, तो अब इनकार करने का और क्या तरीका है? आपको बिल्कुल ठीक है जो अंजुम रशीद कह रहे हैं बात, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इतना भोला भी नहीं हो सकता कि वो इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर इतना भारी भरकम बयान दे दे। ये बहुत भारी भरकम बयान है। लेकिन एक बात मेरे लिए बहुत खुशी की है कि आज हम इस फोरम पर बैठे हुए भी आपस में चारों में इस बात पे इत्तेफाक है कि ये वो चीज़ें हैं जो वंस सेटल्ड हैं, इनको रीओपन नहीं करना चाहिए। ये एक पैगाम मेरे ख्याल से इस आपके प्लेटफॉर्म से हमारे नाज़रीन को भी जाना चाहिए, और अगर हुकूमत के अरबाब इख्तियार इसको देख रहे हैं तो उन्हें भी ज़रा इसके बारे में गौर गौस करना चाहिए। स्पिरिट नेशनल होनी चाहिए। 2-3 छोटी छोटी बातें जो रह गई हैं वो तो मेरे साथियों ने सब कुछ कह दिया है। पहली बात तो ये है कि जो 1991 का अकॉर्ड है उसके अंदर एक फार्मूला मौजूद है जिसकी बुनियाद पर किसके हिस्से का कितना पानी है ये तय हुआ था। फिर उसके बाद जो कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल है उसको एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया कि अगर आपको कोई एतराज़ हो तो आप वहाँ चले जाएँ।
दो बातों का सिंध को पहले जवाब देना है। एक तो ये कि हर साल 32% पानी वो समुद्र के हवाले कर देता है। कोई ना उन्होंने रिजर्वायर बनाने की कोई तहरीक की है। आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये तो फेडरेशन का काम है। फेडरेशन तो अभी तक डैम नहीं बना सके इसलिए कि उसके ऊपर कंसेंसस नहीं था, लेकिन रन ऑफ द रिवर के ऊपर रिजर्वायर बनाने से तो किसी को कोई नहीं रोकता। आप देखिए अगर गाजी बरोथा नहीं होता तो आपके पास 2500 मेगावाट बिजली नहीं थी। अब ये रन ऑफ द रिवर पर है ना, तरबेला में पहले पानी से बिजली पैदा कर ली जाती, उसके बाद फिर आगे गाजी बरोथा है। तो ये काम तो सिंध की हुकूमत कर सकती थी। और 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि बहुत सारे काम अब सूबाई हुकूमतों के हैं वो उनको करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा अंजुम रशीद ने कि बाकायदा इल्ज़ाम था ये नवाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर कि उन्होंने सौदेबाजी करके पंजाब के हिस्से का पानी जो है वो सिंध को दिया है, लेकिन पंजाब ने इस तरह की शिकायत कभी नहीं की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन बुखारी साहब एक बात मैं ऐड कर दूं, आपने जहां सिंध पे तो इल्ज़ाम लगा दिया, पंजाब ने कौन से नए रिजर्वायर बनाए हैं? करेक्ट। कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में किसी सूबे ने जब से सिंतास का मुआहदा हुआ उसके बाद किसी ने प्रॉपर्ली संजीदगी से इस पर काम ही नहीं किया। मैंने आपको मिसाल दी ना, गाजी बरोथा बना पाकिस्तान का इतना पानी समुद्र में जाया हो जाता। बरोथा बना ना पंजाब में ना करेंगे आप सर 50 साल में या 60 साल में आपने एक नहीं, आपने कहा ना कुछ नहीं बनाया, मैं तो उसकी मिसाल दे रहा हूँ। बात यह कि बाकी छोटे रिजर्वायर कितने बनाए फिर? अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखें जब ये झगड़े इस तरह के उठेंगे तो जो इनिशिएटिव्स होंगे उनके ऊपर भी काम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जिन 4 डैमों पे काम होना था उसके ऊपर किसी को कोई इतराज़ है, किसी को कोई इतराज़ है। हमने इन इतराज़ों के सदके कर दिया कालाबाग डैम का प्रोजेक्ट। अगर हम इसके ऊपर कंसेंसस कर लेते कालाबाग बना होता, आपको कोई मोहताजी नहीं थी। लेकिन बिलावल साहब की एक बात को ज़रूर मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए कि उन्होंने कहा कि इस तरह के जो मुआहदे होते हैं उनको लॉन्ग टर्म सिनेरियो में देखते हुए एनालाइज करना चाहिए। जावेद साहब 1991 और 2000 आज 21 है। अगर इसमें कुछ नहीं था तो इतने साल, मैंने जो पहला सवाल किया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, इतने साल तक क्यों नहीं एहसास हुआ उस वक्त जब पाकिस्तान नहीं एक मिनट जावेद देखो पाकिस्तान दबाव का शिकार है। इफ्तिखार साहब तब होता है सर कि जब कहीं मसाइल आते हैं या मसला पैदा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया कि आपने बताया कि 1991 से लेकर अब तक ये पहली दफा बात यह है कि पहले भी इस पे चीजें हुई हैं, लेकिन इस टाइम इसको सीरियसली लिया गया। एक अर्ज करना चाहता हूं कि रजा रब्बानी ने सजेस्ट किया है कि सेनेट की पूरी ऐवान को कमेटी बनाया जाए, आबी माहिरीन को और इरसा को बुलाया जाए और फिर फैसला कीजिए। मेरा ख्याल यह है कि ये कर लिया जाए। ख्वाजात मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजात हज़रात, और आज का दूसरा मौजू गवर्नर राज न मुदाखलत सिर्फ अमन अमान के लिए मदद। सिंध में ऑपरेशन सिंध पुलिस ही करेगी। वज़ीर आला ने वफाक की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, आप जाइए। शेख रशीद साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम नहीं, आपको अभी रेंजर्स की ज़रूरत नहीं है। अंजम ये जो रेंजर्स की कोशिश की, एकदम ख्याल आया वफाक को कि हमें रेंजर्स लानी चाहिए, और मुराद अली शाह ने कहा आप जिस काम के लिए रेंजर ला रहे हैं वो तो हमने शुरू किया हुआ है, हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ले लेंगे। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले? इस दफ़ा जो है वो शेख रशीद का बहुत ही पॉजिटिव और माइल्ड और बड़ा मोहब्बत अंगेज़ रवैया था सिंध हुकूमत के बारे में। ये बहुत हैरत अंगेज़ है। हैरत अंगेज़ इसलिए कि ये पहली दफ़ा हुआ है, वरना शेख रशीद और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिंध में बहुत अग्रेसिव रहते हैं अपने वोट बैंक की हिफाजत के लिए। लेकिन इस दफ़ा कोई मजबूरी है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को नज़रअंदाज करते हुए एक माइल्ड और एक मोहब्बत का इजहार किया। उसकी 2 वजूहत सामने नज़र आती हैं। एक वजह तो मुझे ये नज़र आती है कि इमरान खान नहीं चाहते कि पीडीएम जो है वो दोबारा से बहाल हो और लोग सड़कों पे आएँ और धरने हो और इसके लिए प्रॉब्लम हो और कोई मुश्किलात हो। इसलिए वो पीपल्स पार्टी को सड़कों पे आने से और हल्ला गुल्ला करने से और अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने से रोकना चाहते हैं। और पीडीएम के जो बनने के इम्कानात हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो एक्टिव हैं, उसकी एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं। दूसरी वजह जो है वो शायद यह है कि बजट अगला बहुत सख्त आ रहा है। अगले बजट के अंदर इमरान खान नहीं चाहते कि बजट से पहले इतनी तलखियां बढ़ जाएं कि लोग सड़कों पे आ जाएं और कोई हालात जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएं या हालात बेकाबू हो जाएं। क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि अगर बजट बजाए तो अगला बजट बहुत मुश्किल है, नए टैक्सेस लग रहे हैं और नई मुश्किलात आ रही हैं। और इमरान खान अगले
महीनों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तलखी कम करने की कोशिश की है। इसकी 2 वजूहत मैंने बयान की है, इसके सिवा और भी हो सकती है। एक बात जावेद नहीं, मैं अंजम ने मुझे जो लाइन दी है मैं उस लाइन को आगे लेके जाता हूँ। देखिए बात यह है अंजम साहब, बहुत शुक्रिया वफाकी हुकूमत का कि उसने अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, तारीफ़ करनी चाहिए। बात यह है कि जो सिंध ने किया वो उसने ये किया कि उसने एक्शन में पहले चले गए और उसने मौका ही नहीं दिया कि मदद मांगी जाए रेंजर्स की। ये भी तो देखें ना, अगले तो रेंजर्स की मदद देने के तैयार कहते। असद उमर की जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के साथ वो क्या है, और गवर्नर साहब क्या मिलने गए थे, अपना ये कहने गए थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इनको कुछ ना कहिएगा, बजट आगे आ रहा है, आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और प्राइम मिनिस्टर इनको कुछ ना कहिएगा, ये तो हमारे साथ इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पीडीएम को बुरा कह रहे हैं, पीडीएम में जा नहीं रहे हैं, तो हाथ हौला रखिए। ये फैसला हुआ, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि सिंध हुकूमत की स्ट्रेटजी कामयाब रही और शेख रशीद को जिस तनतने के साथ वो गए थे उनको मासवा एक बुरा सा लफ्ज़ पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में और इंतखाबात के बारे में कह के वो वापस तशरीफ़ ले। जी जावेद, बात यह है इफ्तिखार साहब, जब सिंध हुकूमत ने ये ऑपरेशन चूँकि प्रीएम्प्ट फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लिए बगैर अपने जोरे बाद वही ना अपने जोरे बाद फेडरल गवर्नमेंट शायद ये समझ रही थी कि उनसे मदद मांगी जाएगी रेंजर की शक्ल में, लेकिन उन्होंने अपने जोरे बाजू पे जब ऑपरेशन शुरू कर दिया तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को और उधर जो कराची के मिनिस्टर्स हैं उनको एहसास हुआ कि हम तो इररेलेवेंट हो रहे हैं इस मामले में। तो अपने आप को कराची और सिंध के मामले में रेलेवेंट रखने के लिए ये सारी एक्टिविटी प्लान की गई, जिसके लिए शेख रशीद साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके जो तुन वाली कहानी सुनाई लोगों को, उसको फिर आगे बढ़ाया, रेंजर के चीफ से मिले, सीएम से मिले, और इवेंचुअली क्या हुआ, इसका ड्रॉप सीन क्या हुआ, ड्रॉप सीन कि आपको जो जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। हम किसी किस्म की कोई नई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, वी आर एल्डर ब्रदर। आपको एपीसी की शक्ल में, इक्विपमेंट की शक्ल में और रेंजर की शक्ल में जहाँ जो चीज़ चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेख रशीद साहब कह गए, उन्होंने कहा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि उन्होंने कहा जी कि जो लोग इस केसेस में इन्वॉल्व हैं चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा है कि जी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत से पॉलिटिकल लोग कच्छ के डाकुओं को सपोर्ट कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, अगर वो इन्वॉल्व हो गए तो हम किसी सूरत में उसको नहीं छोड़ेंगे। ये वो सिग्नल दे के गए और बाकी हर चीज़ ओके है, किसी किस्म की मतलब ये जो बात जावेद ने जो बात की है कि अगर ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, खाओ उनकी तल्लुकात सियासती जमातों से हों, लेकिन अगर वो तबाही कर रहे हैं, अगर वो लोगों को ज़लील कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो सूबे की रियासत है, जो सूबे, मैं इसके ऊपर आता हूँ अगर आप मुझे इजाज़त देंगे। जो मंजरनामा इस्माइल, अली जैदी, फैसल वाडा, अलीम आदिल शेख और फरदौस शमीम नकवी ने खींचा हुआ था ना प्राइम मिनिस्टर को बताने के लिए कि यहाँ सिंध में तो तबाही हो गई है, लूट मार का बाजार गर्म है, गवर्नेंस ज़ीरो है, आ जाएँ जल्दी से आके बचा लें यहाँ के लोगों को। प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा फ़ैसला किया, उन्होंने कहा कि मैं ज़रा सेकंड चेक भी करवा लूँ और शेख रशीद को भेजा वहाँ। उनकी मुलाकात हुई वहाँ चीफ मिनिस्टर से भी और बाकी की सारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके सबसे मुलाकात हुई, तो पता चला कि सूरत हाल इतनी भी गंभीर नहीं है। जहाँ तक रेंजर को इस्तेमाल करने का ताल्लुक है, रेंजर ऑलरेडी कराची के अंदर डिप्लॉयड है, ये कोई मैं राज पर से पर्दा नहीं उठा रहा, इट्स ए फैक्ट। मगर जो रीअश्योरेंस दी है उसने प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर सिंध की हुकूमत को, दैट इज़ अ गुड ओमन। ये इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि बजाय इसके कि पॉइंट स्कोरिंग की जाए, बजाय इसके कि सूरत हाल को और गंभीर बनाया जाए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है कि पहली दफ़ा हमें यूँ लगा है कि वफाक वाकई बड़ा भाई है और वो नहीं चाहता कि छोटे भाइयों के साथ कोई पंगा किया। एक मिनट में मुकम्मल कर लूँ। दूसरी बात यह कि शेख रशीद साहब का ये जो बयान मोहल्ले को मौला ना मारे, ये इररेलेवेंट बयान था ना सिंध की सूरत हाल से। ये इसलिए है कि वहाँ कोई ऐसा बड़ा जवाज़ नहीं मिला जो वापस आके वो प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि पै जाओ, क्योंकि पूरी तारीख है, मैंने पिछले प्रोग्रामों में बयान की थी, सिंध की हुकूमत पर कब्जा करने की 5 मेजर ऑपरेशंस की ख्वाहिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि इन हालात में जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर हैं, इस किस्म का कोई पंगा ना ही छिड़े तो वो बेहतर है। इस एतबार से मैं प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसमें एक बात ज़रूर हम ऐड कर दें कि ये जो कच्छ का एरिया है और डीजी खान का जो बॉर्डर बेल्ट है, तमाम तमाम एरिया को खराबी की वजह से नहीं है। अच्छा नहीं, इस तमाम एरिया में जो डाकुओं ने कंट्रोल किए हुए हैं
ठीक है, जो अपने अपने एरिया जोन डिवाइड किए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पंजाब को, फेडरल गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को मिलकर इस पूरे एरिया को वंस फॉर ऑल क्लियर करना चाहिए। इससे पहले छोटू गैंग का मामला जो है जिस तरह मिलके छोटू किया था गैंग ना। का मामला था, जावेद- इस तरह के जावेद- मामलात को क्लियर करना जावेद- चाहिए। सिंध का बॉर्डर है और मेरा बीच ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने पैगाम भी दिया शेख रशीद साहब को कि आप उस एरिया का ख्याल करें, इधर हम टेक केयर कर रहे हैं। जावेद, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पता है जो वज़ीर आज़म ने कहा है शेख रशीद साहब मुलाकात में, उन्होंने कहा कच्चे से डाकुओं का खात्मा तो हम कर लेंगे। अब ये बात उसने इंपॉर्टेंट है, चीफ मिनिस्टर ने कहा कुछ अहम आलात दरकार हैं, वो सिंध हुकूमत ख़रीद रही है, आलात की ख़रीदारी में वफाकी वजारत दाखिला हमारी मदद करे, जिसका आपने मुझे बताया कि शेख रशीद ने वादा कर लिया। वातजात मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो फ़लस्तीन के हवाले से है। पाकिस्तान का जो फाल किरदार है, पिछले दिनों कोशिश जो की इन्होंने और मिस्र ने और तुर्की ने मिल के, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आज जब ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, शाइया ख़त्म हो चुका होगा और वहाँ पे पाकिस्तान के सदर ने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन हम सब का मसला है, रहेगा, ता वक्त कि वो मामला तय ना हो जहाँ पे ये तय हुआ था कि यहाँ पे फ़लस्तीनियों को भी वही हक़ होंगे जो वहाँ के यहूदियों को हक़ हैं। ये मामला तो रुक नहीं सकता ना। पावर और ताकत के ज़रिए तारीख़ में 40-50-60 साल कुछ नहीं होते। तारीख़ एक बड़ी चीज़ है और जब भी तारीख़ में इस किस्म की हरकत हुई हैं कि कुछ लोगों ने अपनी ताकत के बलबूते पर, असले के बलबूते पर, अपने अख्तियारात के बलबूते को किसी को ख़त्म किया है, तो तारीख़ ने उनको भुला दिया है और जिनको ख़त्म किया गया उन्होंने फ़ाइट बैक किया और वो दोबारा इमर्ज हुए हैं। जी बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे सारे मामले पे? देखिए जी, दो बातें हैं। हम पिछले दिनों में ये डिस्कस करते रहे कि पाकिस्तान को और मुस्लिम ममालिक को करना क्या चाहिए जब इस किस्म के हालात हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि इसराइल को कोई ज़ौफ़ पहुँचे, अमेरिका नहीं चाहता कि वहाँ किसी किस्म की मदद पहुँचे, तो क्या किया जाना चाहिए। मैं एक मिसाल, एक मॉडल आपके सामने पेश करने लगा हूँ। कतर के अमीर ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को अपने मुल्क के दौरे की दावत दी। वो वहाँ तशरीफ़ लाए, उनके साथ बाकायदा सरकारी सतह के मुज़ाकरात हुए। फिर उन्होंने ये इजाज़त दी कि एक जुलूस जो निकाला हुआ है वहाँ के शिया लोगों ने, उससे वो खिताब करें। ये अनप्रेसिडेंटेड बातें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि गज़ा की तामीर नौ का तमाम खर्चा जो है वो कतर उठाएगा। ये होती है मदद करने की बातें। उसने कोई जंग तो नहीं ली, उसने कोई तोपें तो नहीं चला दी, लेकिन आप देखिए फ़लस्तीनियों का कतर के और उसके अमीर के बारे में क्या सोच होगी, उसका आप अंदाज़ा लगाएं। हम क्या कर सकते हैं? हम इजिप्ट के साथ मिलके, हम मलेशिया के साथ मिलके, हम ईरान के साथ मिलके, हम कतर के साथ मिलके, कम अज़ कम जो कॉरिडोर है मिस्र के इलाके का, वहाँ से मेडिसिन, डॉक्टर्स, ये सब कुछ तो भेज सकते हैं। ये तो हमारे इख्तियार में है, ये मिस्र के इख्तियार में, इसराइल के इख्तियार में नहीं है। अगर वो गैस नहीं लेगा चंद दिन तो ना ले, वहाँ जो सिसकती हुई इंसानियत है उसकी मदद के लिए तो पहुँचा जाएगा ना। एक बात। दूसरी बात ये कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल शाम को उन्होंने मिस्र के प्रेसिडेंट को फ़ोन किया और उनसे इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बात की है। सो कॉम्प्लीमेंट टू इमरान खान कि वो इस मामले पर डेड वुड नहीं है जिस तरह बाकी की मुस्लिम उम्मा की क़यादत है। सो माई कॉम्प्लीमेंट टू हिम। मैं ये कहता हूँ कि ये मौका है कि हम इकट्ठे हो के जितने भी हो सके इकट्ठे, ज़रूरी नहीं है कि पूरी मुस्लिम उम्मा आपके साथ हो, कुछ ना कुछ फ़लस्तीनियों के लिए और इसी के गाब में कश्मीरियों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। ये हर पाकिस्तानी के ऊपर ना सिर्फ लाजम है, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम ये अदा नहीं करेंगे तो हम भी उतने ही मुजरिम हैं जितने वो लोग जो इसराइल बुखारी के। साहब देखें, जावेद, इससे पहले कि आप अपना बात करें, मैं बताऊंगा कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो कल बात की है, जो आए हुए हैं सदर जनरल असम्बली, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ और बैन अवी कवानीन की खुलेआम खिलाफवर्दी की जा रही है, सैकड़ों फ़लस्तीनियों की जानें गई हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए मजबूत मौका। ये यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट है, ये जो सदर जनरल असम्बली हमारे मुल्क में आया हुआ, इसने नेशनल डिफेंस कॉलेज में कल बात की। बात ये अपना खान साहब कि जिस तरह पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के इशू पे स्टैंड लिया है और जिस तरह इंटरनेशनली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्रैवल किया और किस तरह उन्होंने मिल के 4 मुल्कों के साथ मिल के टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठ उधर जाके जनरल काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल उधर यूनाइटेड नेशन में जाके फ़लस्तीन के इशू को टेकअप किया, ये अनप्रेसिडेंटेड है और उसकी तारीफ इंटरनेशनल मीडिया पे भी होती रही है। और जिस तरह आपके तारीफ ना करना नाइंसाफ़ी और जिस तरह आपके फॉरेन मिनिस्टर ने CNN पे
इसराइल की क्लास की है प्रैक्टिकली, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। और उससे बढ़ के हमें वैसे इसका मशहूर होना नतीजा चाहिए। ये है कि आज हम आपस में बैठे हुए पॉजिटिव बात कर रहे हैं नहीं, हुकूमत हमें के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे एक में। चीज़ की ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पे हैं और जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में बात की है और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू को किस तरह उठाया और दुनिया को याद कराया है कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है। और मैं एक उन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी के उस स्पीच हर की भी चीज़ तारीफ की है। पाकिस्तान की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि ये वेस्ट बैंक दुनिया का पहला ओपन एयर प्रिजन है। देखिए कितना बड़ा जुल्म है, सिर्फ एक ओपन एयर प्रिजन है, वो है वेस्ट बैंक, जिसको सिर्फ फूड सप्लाई आप कैसे देते हैं? फूड एंड मेडिसिन कितना जुल्म है। और एक बात मैं सिर्फ जो बाइडन की करता जाऊं कि देखें यूनाइटेड नेशन के ही सिक्योरिटी काउंसिल सदर ने एक बात कही, उन्होंने कहा देखें कितने जुल्म की बात है कि अमेरिका जो अपने आप को इंसानी हकूक़ का लंबरदार कहता है, को इतनी ज़्यादा किलिंग पे भी खामोश है। और इवेंचुअली तब रिस्पॉन्ड किया जब दुनिया में एक जुमला मुझे कह रहे थे, मेरे ख्याल से ही इज वर्स देन ट्रम्प। जी लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना है, पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव किरदार रहा है सीज़ फायर के लिए, फ़लस्तीन में अमन के लिए, फ़लस्तीन में जो है वो बमबारी ख़त्म करने के लिए। मिस्र का भी आपके एतराज़ात उस पर मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिस्र ने भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। और अगर ये सारे लोग मिलके, सीज फायर तो उसी की करारदाद पर हुई है ना मिस्र की भी, तो अगर ये सारे लोग मिलके जो है वो एक मौक़िफ़ अख्तियार करें तो अमेरिका भी एक पॉलिटिकल स्टेट है, अमेरिका भी मुतासर होगा अगर ये सारे मिलके बात करें। तो ये 2 स्टेट का जो फार्मूला है वहाँ अमन की कोई शक्ल बन सकती है। इस एफर्ट को जारी रखें और वहाँ तक पहुँचें। और बाकी जहाँ तक मदद करने की बात है, मदद भी जो है वो ख़ास तौर पे अरब के पास तो पैसे हैं काफ़ी, हमारे पास तो कम है भाई। नहीं, मेडिकल एड भी कर सकते हैं आप, उनको टेंट दे सकते हैं, आपके पास कैंप दे सकते जितनी हैं, आपकी रोटी दे capacity सकते हैं, उतनी कर देना। खुराक दे सकते हैं। उतनी देनी जो आप अपनी जितनी हैसियत है उस एतबार से सबको हिस्सा डालना चाहिए और एक एफर्ट करके अब इसको इस इशू को सॉल्व होना चाहिए, हो जाएगा। एक मिनट इजाज़त देते हैं जुमले की आप। जॉर्ज गैलेवे आपको पता है बहुत बड़ा फ़लस्तीनियों का स्पोक्स पर्सन है, हालांकि ब्रिटिश एमपी है। उसने कहा जो ये कहते हैं ना कि जी ये इत्तेहाद मुस्लिम उम्मा का अमेरिका नहीं होने देता, उसने कहा इससे तो ब्रुकलिन का क्राइम कंट्रोल नहीं होता, ये क्या कंट्रोल करेगा? हमारे अपने अंदर खामी है। अमेरिका अपने एक ब्रुकलिन में क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसने अमेरिका कंट्रोल। आप सच्ची बातें बहुत बुखारी सब कर जाते हैं, निकल जाती है मुंह से, करता कुर्ता तो कुछ। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। बल्कि मैं ख्वातीन हज़रात, आज का आखिरी मौजू मौलाना और मरियम का माफ़ी पर इसरार, पीपल्स पार्टी का मुसलसल इनकार। अंजम रशीद साहब, अब मैं माइक आपके हवाले करता हूँ। मरियम और मौलाना फजलुर रहमान का पॉलिटिक्स का एक अलग पैराडाइम है। मरियम पाकिस्तान की वज़ीर आज़म उस शक्ल में बन सकती हैं कि वो सड़कों पर रहें, जलसे करें, जुलूस करें, धरने दें और अपनी ताकत का उनका ख्याल यह है कि वो एक ताकत रखती हैं, जो कि रखती भी हैं एक हद तक। लेकिन लाहौर का जलसा जो 13 अगस्त का था, उसके फेलियर के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ताकत रखती हैं, लेकिन मरियम को अभी गलतफहमी है कि वो ताकत रखती हैं। तो इसलिए वो जिस पीडीएम के लिए एफर्ट कर रही हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के टारगेट पे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहती। वो सिंध के अंदर हुकूमत कर आइंदा इलेक्शन के लिए अपनी मजबूत बुनियादें रखना चाहती हैं। और शहबाज शरीफ के पास भी सड़क का रास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों जो है वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर अगले प्राइम मिनिस्टर के और अगले हुकूमत के करैक्टर बनना चाहते हैं। वो सड़कों पे आके करैक्टर ना शहबाज शरीफ बन सकते हैं और ना पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत छोड़ के पीपल्स पार्टी बन सकती है। इसलिए ये दो अलग पैराडाइम है, ये इकट्ठे नहीं होंगे। पीडीएम की वो शक्ल नहीं बन सकती। और मुस्लिम लीग नून का सदर जो है वो शहबाज है, इसलिए वही डोमिनेट करेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून में सिर्फ एक ही सदर है और एक ही चेयरमैन है जिसकी पॉलिसी चलनी है, जिसका डिसीजन चलना है। अंजम ने ये तो नहीं कहा दो, अंजम ने ये नहीं कहा दो है। उसका नाम मियां नवाज
शरीफ ये है। अंजम ने ऐसा नहीं कहा, दो लेकिन हैं। अंजम साहब ने शहबाज शरीफ की बात की है। मेरे सदर तो वही है ना? नहीं, सदर बेशक कोई भी हो, मरियम उसे कोई नवाज फर्क हाँ नहीं ना, पड़ता। सदर कोई भी हो, जो फैसला भी हो, नवाज बात शरीफ का चलेगा। और मुकाबला चाहे नवाज मरियम का नवाज शरीफ पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इनमें अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर इनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती तो आज पीडीएम का ये हशर ना होता। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि अभी मौलाना फजलुर रहमान ने खुद शहबाज शरीफ साहब को कल बुलाया है। अगर उन्होंने खुद बुलाया तो कहीं ना कुछ तो बातचीत हो रही है। यार नवाज शहबाज शरीफ देखे बात सुनो। नवाज शरीफ माजी करीम में नहीं आ रहा, इसलिए नवाज शरीफ और नवाज शरीफ नहीं आ रहा, लेकिन उसको पता है कि उसकी पार्टी है, उसने उसको किस डायरेक्शन में ले जाना है और कैसे कंट्रोल करना है। शहबाज शरीफ फैसला नहीं, शहबाज शरीफ ने इवेंचुअली नवाज शरीफ के आगे सरनगू होना है। इसके अलावा शहबाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन उसने नहीं कभी है। आज तक इनकार और किया ना ही नहीं। आज तक कभी इनकार किया। तो जो बात है वो हम करते हैं। कैंडिडेट देखिए- कौन है देखिए, प्राइम बात मिनिस्टरशिप यह का? है कि मैं अर्ज कर देता हूं कल ये। जब मीटिंग होनी है उसमें अगर बड़ी नवाज ना बात आए क्या तो? है? और आपने पीपल्स पार्टी की भी तो स्टेटमेंट देखे ना। पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी क्लियर बात यह की है कि हम शहबाज शरीफ के बयानिए को समझते हैं, हाँ। उसी को मानते हैं और उसी के बाद बात जी, करेंगे। बुखारी साहब। तो उससे एक बात क्लियर हुई कि पीपल्स पार्टी भी चाहती है पीडीएम में आना, शहबाज शरीफ भी चाहता है पीडीएम में आना। मौलाना फजलुर रहमान कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसको मरियम नवाज शरीफ ने यरगमाल बनाया हुआ है। अब क्या शहबाज ये शरीफ क्या साहब बात उनको कर रहे हैं? छुटकारा ये जावेद क्या कर बात पाएंगे करेगा? और पीडीएम की यूनाइट तो कर जावेद लेंगे? क्या कहेंगे? यरगमाल मौलाना और यकमाल। पहले तो मैं पता नहीं। अंजुम रशीद साहब की बात का तो जवाब दे दूं अजीब बात है। कि अगर नवाज शरीफ नहीं आता यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? जब नवाज शरीफ को नून का जब प्राइम मिनिस्टर को निकाला जा रहा था, 1.5 साल का टेन्योर बाकी रहा था, तो कौन बना था प्राइम मिनिस्टर? शहबाज शरीफ, ना हो खाकान अब्बासी, तो प्रेसिडेंट कौन बना था? जिसको नवाज शरीफ कहेगा। देखिए ना, या प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें या प्रेसिडेंट की बात कर लें। इसके होते हुए शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी बना। शहबाज शरीफ वही तो रास्ते रोक रहा है। एक बात शहबाज वही तो रास्ते रोक रहा यार, है। शहबाज अब वो के पास- कैंडिडेट है। शहबाज के बस की बात नहीं है कि रास्ता रोकना। मैं वजह बताता हूँ उसकी। एक बात तो यह, दूसरी बात यह है कि कितनी मिसालें चाहिए आपको मैं आपको दूं कि लोगों ने एग्जाइल में बैठ के सियासत भी की, हुकूमतें भी हासिल की। कोई माजी करीब का हवाला दूं या माजी बईद का दूं? जो आपको मुनासिब एक लगे। मौलवी था बकौल हमारे अंजुम रशीद साहब के, जिसका नाम आयतुल्लाह खुमैनी था। ईरान। उसने ईरान जिंदा जैसी मसाल। सुपर पावर, जो इस रीजन की सुपर पावर थी, उसका फ्लूस उड़ा दिया बैठ के पेरिस की एक 1.5 मरले की मस्जिद में। तो ये कि वो चुप थे, ईरान उसको के तो लोग- आप इररेलेवेंट कर दें। नहीं, मैं आपको एक्टिव थे साहब, नवाज शरीफ के नहीं है। कौन नवाज- कहता? ओ यार, नवाज खुदा शरीफ के जलसा लिए नहीं कर सका लाहौर में। सारे बाई इलेक्शन जीते उन्होंने। और ये लाहौर में- आपका क्या क्राइटेरियन है भाई साहब तय करने का? ये ठीक है, लेकिन जलसा नहीं कर सके। लाहौर में जलसा नहीं कर सका नवाज शरीफ। मरियम नवाज जलसा नहीं कर सकी। आपकी ये बात लोगों ने सुन के हर मर्तबा आप पर तबर्रा किया होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात का। इसलिए कि कोरोना और मौसम की डेवस्टेशन के बावजूद जो आदमी ये कहे कि वो जलसा नाकाम था, ही इज आइदर ब्लाइंड और इज टोटली वन साइडेड। जावेद साहब, एक सेकंड अंजम, जावेद, जब आप जावेद, अपना बुखारी साहब, लोग जब सड़कों आप पे नहीं आए, आयतुल्लाह खमीनी वोट की बात दे करते देंगे। हैं ना, सड़कों पर आदमी चलने का रास्ता नहीं था उस दिन। किस दिन? उसी दिन मैं वहां था, पता नहीं कहाँ थे। कुछ भी नहीं था। आप किसी तरह से नीचे छुपे बैठे हुए थे। हजरात, मेरा ख्याल है मैं अपनी बात खुद ही कहनी शुरू कर दूं कि इन्होंने मेरी बात सुननी फेल नहीं हो है। गए। मैं ये कहना चाहता हूं, पीडीएम की नाकामी इस बात पे अच्छी लगती है कि इसका फ़ायदा एक सूबे की क़यादत को पहुंचे और दूसरे सूबे की क़यादत को ना पहुंचे। ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। पीडीएम एक ऐसा इत्तेहाद है जिसमें तमाम मुल्क की सियासी पार्टियां शामिल और वो मुल्क की सियासत कर रही थी। अगर हम पीडीएम को तोड़ के बड़े खुश हैं कि बहुत अच्छा हुआ पीडीएम ख़त्म हो गया, और अभी अंजम रशीद ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया जब हम सिंध की बात कर रहे थे। उसने कहा कि इमरान खान ने इसलिए कुछ अपने कार्ड खेले हैं कि वो नहीं चाहता कि पीडीएम जो है वो ताकतवर हो। इसका मतलब पीडीएम कोई चीज़ ऐसी है जिसमें ताकत है। खान साहब ये उनसे पूछें जब उनकी कैंपेन चल रही थी जब तो क्या हाल था उनका? बहुत मसला तो ये है ना कि पीडीएम कुछ चीज़ है, कुछ की ताकत है, उसको हटाने के लिए तमाम रियासती हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, सब कुछ होगा। तो बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मौलाना और मरियम की बात की जा रही है, उनकी एक सोच है। हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारी सोचें होती हैं। एक सोच के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, वो रेजिमेंटेशन होती है। रेजिमेंटेशन में भी बात का सोच होती है, लेकिन लोग उसका इजहार इसलिए नहीं करते कि वहाँ का डिसिप्लिन इतना सख्त होता है। सियासी पार्टियों में डिसिप्लिन रेजिमेंटेशन वाला नहीं हो सकता।
सियासी पार्टियों में अफराद जाते हैं, उनके अपने ख्यालात होते हैं, उनका फ्यूचर सामने नजर आता होता है। किसी ने इलेक्शन लड़ना होता है, किसी ने इलेक्शन लड़वाना होता है। पीडीएम एक ऐसा महाज था, और अगर ये वापस बन गया जो वाकई पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान तबकात को पसंद नहीं आएगा, उनके लिए वो मसाइल पैदा करेगा। और जहाँ तक है सड़क पे आकर जुलूस करना, जलसा करना, ये कोई मुश्किल बात नहीं होती है। अब बाज़ का ऐसा होता है कि इतने बड़े जुलूस सड़कों पे आ जाते हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। आज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मुझे इफ्तिखार अहमद को अपने साथियों के हमरा ये इंशाल्लाह पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।